तो एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि भाई बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम क्या था, क्यों नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, सबको क्लियर था। अलग अलग एग्रीगेट्स क्या थे आपने ये भी पढ़ लिए। तो बेसिकली ये सारी चीजें जिस पर्पस के लिए पढ़ी गई थी चिल्ड्रन, वो पर्पस आपके सामने आ चुका है। एंड द पर्पस इज टू फाइंड आउट व्हाट national income. So national income is calculated at 3 stages. The first is at production stage. अगर आपको बड़ा वाला चार्ट याद हो जहां पे आपने 36,000 नेट आउटपुट कैलकुलेट किया था, किस फैक्ट्री ने कितना आउटपुट किया, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या आप उसे कॉस्ट ऑफ इनपुट बोलते हैं, माइनस करते तो वैल्यू एडेड आता था। वी यूज टू सब्ट्रैक्ट डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन के बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और वो वैल्यू किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती थी अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जब हम पहले नेट वैल्यू एडेड मेथड लेते थे तो दैट वाज कॉल्ड एज प्रोडक्शन स्टेज। देन वी यूज्ड टू सी टू इट की लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर में कितनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट की। दिस वाज द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, या आप इसको डिस्पोजिशन स्टेज भी बोलते हैं। एंड देयर आफ्टर वी यूज्ड टू फॉलो व्हाट इज कॉल्ड एज इनकम के खर्च करने का तरीका। जो भी लोग इनकम अर्न करेंगे वो पूरा का पूरा पैसा अपने पास बचा तो लेंगे नहीं। ईदर दे विल स्पेंड मनी ऑन देयर डे टू डे लिविंग और दे विल स्पेंड मनी फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स। तो अगर आपके पापा ने एक फैक्ट्री सेटअप की और मान लीजिए इंडिया में वो इकलौती फैक्ट्री है और सिर्फ पापा ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा, तो व्हाटसोएवर मनी इज अर्नड थ्रू सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें से जितना डेप्रीसिएशन के नाम पे रख लिया, जितना इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया, जो बचा दैट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम एज पर व्हाट नेट वैल्यू एडेड मेथड। फिर उसी पैसे को पापा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। लैंड के लिए पे करेंगे वेजेस, लैंड के लिए वेजेस पे करेंगे, रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के नाते खुद वो क्या रखेंगे, प्रॉफिट। तो वैल्यू एकदम सेम ही आएगी। दैट मेथड इज कॉल्ड एज इनकम मेथड। स्टेज को बोलते हैं डिस्पोजिशन या डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। Those who have earned wages, rent, interest and profit, they will spend some money on their day living, जिसको आप बोलते हैं consumption expenditure, and some money would be spent in such a way that gives a long term benefit. Gold possess करके रख लिया, सोना जेवरात खरीद लिए, जमीन खरीद ली, घर खरीद लिया, जो फ्यूचर में बेनिफिट देगा। तो दिस एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करोगे और जो भी आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करोगे, कैन इट बी मोर दैट देन योर इनकम अर्नड, वो इनकम अर्न से ज्यादा नहीं होगा। तो व्हाट आई मीन टू से इज दिस, ईदर यू कैलकुलेट एनआई यूजिंग नेट वैल्यू एडेड मेथड एट प्रोडक्शन स्टेज, और यू कैलकुलेट एनआई यूजिंग इनकम मेथड एट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, और यू कैलकुलेट एनआई यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड एट डिस्पोजिशन स्टेज। सबका आंसर आपस में सेम आएगा, कभी भी डिफरेंट होगा ही नहीं। और इस बात पे जिन लोगों को थोड़ा सा भी कम विश्वास है वो वापस से इस चार्ट को देख सकते हैं। सबको नजर आ रहा है बच्चों? ये टोटल जब आपने इस कॉलम का किया तो आपका आंसर 36,000 आ रहा था। आपने ये पैसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एज वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट बांट दिया। दिस टोटल वाज आल्सो कमिंग हाउ मच? 36,000। देयर आफ्टर ये जो एफओपीज पैसा खर्च करेंगे, अगर आप इस पैसे को ऐड करेंगे चिल्ड्रन, तो दिस वुड ऑल्सो कम टू रुपीज हाउ मच? 36,000। तो ये हो गया स्क्वायर नेट वैल्यू एडेड मेथड प्रोडक्शन स्टेज पे। दिस इज कॉल्ड एज इनकम मेथड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर मेथड डिस्पोजिशन स्टेज। व्हाट? डिस्पोजिशन स्टेज। खोपड़े में बात गई? नहीं समझ में आ रहा? आ गया? चलिए। और ये जितना आपने बेसिक्स अभी तक पढ़ा था बच्चों, ये सब आपको इसमें काम आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा सजेशन बस दूंगा, आप अपनी क्लासबुक कॉपी ओपन करें और जो शीट आपको दी गई है उसको बंद करके अपने बैग के अंदर वापस रख लें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लिखेंगे नहीं तो दिमाग में जाएगा नहीं, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। तो मैंने प्रिकॉशनरी पर्पसेस के लिए आपको शीट जरूर दे दी है, नोट्स आर प्री प्रिंटेड, बट थोड़ा लिख के करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, सो राइट डाउन इन योर कॉपीज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द हेडिंग चिल्ड्रन, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ड्राइंग स्केचिंग सबकी बहुत बढ़िया है, तो इस डायग्राम को झटपट बना लीजिए वेरी क्विकली। चलो भाई, तो चलते हैं आगे बच्चों। पहला मेथड स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रोडक्शन स्टेज। पहले तो मैं बच्चों को बोलता था भाई आपको ये स्टेप्स रखने पड़ेंगे, अब क्योंकि ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चंस आते नहीं है, तो आपको बस सीक्वेंस याद होना चाहिए, पहले क्या करेंगे बाद में क्या करेंगे। और अब आपसे कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम का
प्रैक्टिकली क्वेश्चन तो खास थ्योरी में आता नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो खैर आएगा ही आएगा। चलिए, तो सबसे पहली स्टेज कौन सी है बच्चों? प्रोडक्शन स्टेज। मैं ये भी आपको बताता जाऊंगा कौन सा मेथड किस तरह की कंट्री के लिए सही है। अब प्रोडक्शन स्टेज का मतलब हम फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं बच्चों। कैन वी कंसिडर कि हमारे देश में सारी फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड हैं? नो। आप चले जाइए वो हापुड़ साइड वेस्ट यूपी में चले जाइए, घर घर में फैक्ट्री लगी हुई है। अपने शहर में देख लीजिए, कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहां घर के अंदर ही कारपेंटरी का काम चल रहा है, तो है तो वो भी प्रोडक्शन सेंटर, बट आर दोस प्रोडक्शन सेंटर्स रजिस्टर्ड? डू दे डिक्लेयर देयर आउटपुट टू द गवर्नमेंट? डू दे पे टैक्सेस प्रॉपरली? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या आप अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री के लिए प्रोडक्शन मेथड को या नेट वैल्यू एडेड मेथड को एक सूटेबल मेथड मान सकते हैं बच्चों? नो, प्रैक्टिकली नॉट। खैर, हमको सुटेबिलिटी ऑफ द मेथड से कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको प्रोडक्शन यूनिट्स देखने पड़ेंगे। प्राइमरी सेक्टर में कितने हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कितने, एंड टर्शरी सेक्टर, मतलब कितने लोग खेती कर रहे हैं, कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितनी दुकानें हैं, कितनी ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, कितने लोग सो कॉल्ड किस तरह की सर्विसेज में एम्प्लॉयड हैं। ये सब आपको बाद में देखना है। पहले आपको ये देखना है कि सेक्टर्स में कितने तरह के प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। तो प्राइमरी सेक्टर सबको पता है क्या होता है, दोज हु एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज, फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर एंड ऑल दैट। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा, बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स आ जाएगा, ट्रेडिंग एक्टिविटीज आ जाएंगी। एंड टर्शरी सेक्टर में क्या क्या आ जाएगा भाई, जिसको आप कॉमर्स की भाषा में एड्स टू ट्रेड बोलते हैं, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सब किसके अंदर आएगा? टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर में। और आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किस किस तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करते हैं। लैंड कहाँ पे है, लेबर कहाँ पे, कैपिटल कितना और एंटरप्रेन्योर कितना। इतनी बात समझ में आ गई? अगर आप कलर कोडिंग को ध्यान दे रहे हो तो मैंने इस डेटा को वहीं से पिक किया है जो पहला वाला चार्ट आपने क्लास के लेक्चर में आज देखा था। इज दैट अंडरस्टूड? तो प्लीज कॉपी द फर्स्ट स्टेप चिल्ड्रन वेरी क्विकली। चलिए, तो भाई पहला स्टेप पता लग गया कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर में एफओपीज कौन कौन से हैं। अब आपको देखना पड़ेगा फाइनल आउटपुट। क्या देखना पड़ेगा? फाइनल आउटपुट। ध्यान दीजिएगा अपने पहले पेज वाले चार्ट में वैल्यू ऑफ आउटपुट वहां पे हमने लिखा हुआ था शायद, बट वो कैलकुलेट कैसे करेंगे वो वहां पे नहीं लिखा था, वो यहां पे है। टेक एन एग्जाम्पल की 100 यूनिट्स आप मार्केट में बेच रहे हैं और एक यूनिट 20 रुपए की बिक रही है। व्हाट इज 100 इंटू 20 चिल्ड्रन? 2000। तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो जाएगा? 2000। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के बाद आप क्या करेंगे? आप चिल्ड्रन सेल्स में से, दैट इज आउटपुट में से, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज परचेज वैल्यू, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनपुट कॉस्ट। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, फर्स्ट पेज को स्क्रॉल करते हैं और वहां पे आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड सबका अलग अलग नजर आ जाएगा, जो आपने ऐसे ही कुछ कैलकुलेट किया था। 20,000 माइनस 0 इज हाउ मच? 20. 30,000 minus 20,000 is 10. 45 minus 30 is what? 15. 50 minus 45 is 5. आपको एक्चुअली ये कैलकुलेट करना है। इज दैट अंडरस्टूड वेल? कैसे कैलकुलेट किया सबको समझ में आ गया भाई? कैसे कैलकुलेट किया सबको समझ में आ गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को आप माइनस कर देंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ परचेज या इनपुट कॉस्ट, किसी भी नाम से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। सिनोनिम याद रखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मैं आपको सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन बताऊं और एग्जाम में क्वेश्चन में परचेज लिख के चला है या इनपुट कॉस्ट लिख के चला है, तो यू विल गेट कंफ्यूज कि ये क्या हो गया। तो आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी याद रखेंगे, परचेज भी याद रखेंगे, एज वेल एज इनपुट कॉस्ट भी याद रखेंगे। तीनों में से कुछ भी आ सकता है। तो यू विल गेट द आंसर कॉल्ड एज व्हाट? ग्रॉस वैल्यू एडेड। इतना सबको समझ में आ गया? पक्का? Thereafter we'll deduct net and direct taxes and we'll deduct depreciation. और depreciation अगर आपको याद हो, जब हम बेसिक टर्म्स पढ़ रहे थे एनआई के, हमने इसको एक और नाम दिया था, and what was that children? Consumption of fixed capital. आपका लैंड एंड बिल्डिंग घिस गया, फर्नीचर घिस गया, तो दैट घिसना इज कॉल्ड एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अपने आप को दीमक मत समझ लीजिएगा, फर्नीचर खा गए, इज दैट क्लियर? या वो पौधे के कीड़े मत समझ लीजिएगा, पौधा खा गए तो फिक्स्ड कैपिटल खा गए आप। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज एज गुड एज डेप्रिसिएशन। तो जब आप ग्रॉस वैल्यू एडेड में इन दोनों चीजों को बच्चों माइनस कर देंगे तो आपकी आ जाएगी कौन सी इनकम? डोमेस्टिक इनकम या नेट डोमेस्टिक आउटपुट या सिंपली नेट आउटपुट। अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी हो तो यही 36,000 हमारी
नेशनल इनकम होगी। आई रिपीट, अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी हो तो यही 36,000 डोमेस्टिक इनकम इज आर नेशनल इनकम। यहां तक कहानी सबको समझ में आ गई? तो इट मस्ट बी साउंडिंग वेरी सिंपल। तो कुछ खास नहीं होता है बच्चों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को एनआई में क्यों आती है? क्योंकि इंडिया की किसी भी बुक के अंदर किसी भी ऑथर ने सीक्वेंस में कैलकुलेशन को लिखा ही नहीं है। दे टेक डिफरेंट क्वेश्चंस, आई रिपीट, दे टेक डिफरेंट क्वेश्चंस। जिस क्वेश्चन में जो चीज दी है, जैसे आंसर निकालना है, सिंपली उन चीजों को प्लस माइनस कर दिया, सीक्वेंस लिस्ट ही नहीं किया गया है। और अगर सीक्वेंस लिख दिया जाए कि सबसे पहले आप आउटपुट में से माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, आपको कुछ मिलेगा, व्हाट इज दैट, वो भी पढ़ेंगे। देयर आफ्टर यू विल सब्ट्रैक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कुछ मिलेगा। अगेन यू विल सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, व्हाट यू विल गेट, द आंसर इज नेट डोमेस्टिक आउटपुट और डोमेस्टिक इनकम। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? तो अगर क्लोज्ड इकोनॉमी होती तो हमारा नेशनल इनकम यहां पे आ जाता बच्चों, बिकॉज वी एंड अदर कंट्रीज इन दीज डेज मॉडर्न एरा आर ओपन इकोनॉमीज। तो बाहर से पैसे आते भी हैं और यहां से बाहर जाते भी हैं। खोपड़े में बात गई? बिफोर यू राइट एनीथिंग एल्स, एक चीज मैं आपको और बताता हूं। फोर्थ स्टेप में हमने क्या लिखा है बच्चों? एस्टिमेटिंग नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, अगर एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं बच्चों तो वो सेल होगा, वो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड में नहीं आएगा। इंपोर्ट की बात करेंगे अगर हम, तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज या इनपुट कॉस्ट होगा, वो भी इनकम फ्रॉम अब्रॉड में नहीं आएगा। तो अगर आपके पापा ने फैक्ट्री लगा ली और वो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो आउटपुट या सेल में जुड़ेगा। और अगर आपके मौसा जी का बेटा यूएस चला गया और वहां माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा है और पैसे कमा के इंडिया भेज रहा है, तो वो इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इज दैट क्लियर? अगर आपके बड़े पापा ने फैक्ट्री लगाई और वो चाइना से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो बच्चों इंपोर्ट यहां पे आएगा। और अगर बिल गेट्स इंडिया में आपके घर में जमादार की नौकरी कर रहे हैं और यहां से पैसे कमा के विदेश भेज रहे हैं तो वो होगा इनकम टू अब्रॉड। व्हाट? इनकम टू अब्रॉड। तो एनआई में आपने विजिबल आइटम्स और इनविजिबल आइटम्स पढ़े थे। तो विजिबल आइटम्स में गुड्स आते थे और इनविजिबल आइटम में सर्विसेज आती थी। तो इफ आई बिलोंग टू सर्विस सेक्टर एंड आई स्टार्ट गिविंग सर्विसेज टू स्टूडेंट्स इन फॉरेन कंट्रीज, तो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं सर्विस अपनी। क्या एक्सपोर्ट कर रहा हूं? सर्विस। तो अगेन वो चीज सेल के अंदर आ जाएगी। और अगर जूम की कनेक्टिविटी के लिए मेरे को पैसे देने पड़े और ये जूम की सर्विसेज मेरे को लेटेस्ट से यूएस, चाइना, जापान ऐसी कंट्रीज से लेनी पड़ रही है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन और परचेज और इनपुट कॉस्ट। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बच्चों यहीं पे आएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप गलती नहीं करेंगे, आप थ्योरी में गलती कर जाएंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहां पे आएगा। पीपल हु आर इनटू जॉब्स, आई रिपीट, पीपल हु आर इनटू जॉब्स, अगर इंडिया में रह रहे हैं और पैसे कमा के विदेश भेज रहे हैं, इनकम टू अब्रॉड। इंडियंस फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं और पैसे कमा के हिंदुस्तान ला रहे हैं, तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इन दोनों को नेट करेंगे तो वील गेट व्हाट चिल्ड्रन? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये बात सुनाई पड़ गई? ये बात सुनाई पड़ गई? पक्का? तो एलन मस्क साहब ने अगर इंडिया में अपनी गाड़ियां बेचनी स्टार्ट की और हम उनको खरीद के इंडिया में फिर आपको बेचते हैं, तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा? परचेज। हमने इंपोर्ट किया बाहर से और फिर अपने शोरूम में उस गाड़ी को रखा, 3 दिन बाद आप आए, आपको बेच दिया, दैट विल बी कॉल्ड एज सेल्स। ये यहां पे नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? एलन मस्क साहब आपके घर में झाड़ू लगाना आ रहे हैं, एलन मस्क साहब आपके घर में झाड़ू लगाने आ रहे हैं और आप उनको 2,000 रुपये महीना दे रहे हैं, तो वो पैसे यहां से कमा के विदेश भेज रहे हैं, इट इज इनकम टू अब्रॉड। और मान लीजिए मेरे को बना दिया गया यूके का प्राइम मिनिस्टर, मैं वहां से पैसा कमा के यहां लेके आ रहा हूं, इट इज इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको नेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो कंफ्यूजन तो नहीं होगा? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस वाले पॉइंट में आएंगे। इसके अलावा जॉब की जो इनकम आई और गई वो यहां पे आएगी। मैंने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स खरीदे तो मेरे को डिविडेंड इंडिया में मिलेगा। बिल गेट्स ने टाटा के शेयर्स खरीद लिए तो टाटा वाले उनको डिविडेंड भेजेंगे यूएस। तो डिविडेंड इंडिया से जाना इज इनकम टू अब्रॉड और इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट का डिविडेंड आना इज इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो इसके अंदर आ जाएगा। नहीं समझे अभी बात को? समझ में आ गया? पक्का? चलिए तो झटपट इसको लिख लें, झटपट इसको लिख लें चलो। सो जब आप इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस और टू अब्रॉड माइनस करेंगे, फ्रॉम ज्यादा है टू कम है तो नेट प्लस में आएगा, जाने वाला पैसा ज्यादा और आने वाला कम तो ये आंसर माइनस में आएगा।
तो जब आप इसके साथ इसको एडजस्ट कर देंगे, व्हाट यू विल गेट चिल्ड्रन, नेशनल इनकम। तो नेट डोमेस्टिक आउटपुट मतलब 36,000 करोड़ प्लस माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बच्चे कह रहे हैं सर प्लस करना है माइनस करना है, आप कंफ्यूजन में है। अरे इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा तो प्लस और नेट इनकम टू अब्रॉड होगा तो माइनस। इज दैट अंडरस्टूड? तो इसको झटपट लिख लें बच्चों। आई होप सो सबने ये देयर आफ्टर तक तो कॉपी कर लिया होगा, सबने ये वाला पॉइंट भी कॉपी कर लिया। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो आपकी सहूलियत के लिए बच्चों मैंने चार्ट्स बनाए हुए हैं, ये टेक्निकल टर्म्स को लेके बनाए गए और ये जनरल टर्म्स, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। सेल में क्लोजिंग स्टॉक प्लस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे। सर ये तो आप चीटिंग कर गए, ऊपर तो ये कहीं था ही नहीं। ऊपर बताते तो समझ में ना आता, समझ में तो खैर अभी भी नहीं आया, बट क्यों ऐसा करेंगे मैं आपको हिंट आज दे रहा हूं, एक्सप्लेन अगले लेक्चर में करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट याद है सबको? क्रेडिट साइड में बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे और डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक लिखते थे। तो भाई सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक हो गया, दोनों बाय वाली साइड में है, और डेबिट में टू माइनस हो गया तो ओपनिंग स्टॉक। ये समझ में आ गया? बट लॉजिक ये है अकाउंटेंसी का, ये लॉजिक इकोनॉमिक्स में अप्लाई नहीं होता। तो भाई इकोनॉमिक्स की क्लास में अकाउंटेंसी के भाषण को क्यों आ गया लेकर मैं? तो ये सिर्फ आसान करने के लिए ताकि आपको समझ में आए और आप गलती ना करें। तो आई रिपीट, बाय क्लोजिंग स्टॉक सॉरी बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे तो दोनों क्रेडिट साइड में ऐड हो गए, डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक लिखते थे तो माइनस हो गया। बट ये इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन नहीं है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से ध्यान से आप इसको सुनिएगा। आपने 200 करोड़ रुपए का सामान बेचा, कितने का बच्चों? 200 करोड़। इज दैट क्लियर? 40 करोड़ का सामान जो था दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक, ये बना है तो इस पे वेजेस पे की गई होंगी, जिस फैक्ट्री में ये बना है उसका रेंट भी पे किया गया होगा, फैक्ट्री वाले ने जिससे पैसा बोरो किया था बिजनेस करने के लिए उसको इंटरेस्ट दिया तो वो भी इसमें जुड़ा होगा। बट ये सामान बिका ही नहीं बच्चों, तो क्या इस सामान पे प्रॉफिट जैसी कोई अर्निंग हुई होगी? नो। तो अप टू द अमाउंट स्पेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग दीज गुड्स, दैट इज वेजेस रेंट इंटरेस्ट, इतना आपका करंट आउटपुट हो रहा है, कितना आपने लोगों में पैसा बांटा, तो ये आपकी नेशनल इनकम है। अगले साल जब ये बिकेगा तो इसका सिर्फ प्रॉफिट वाला एलिमेंट जुड़ेगा और कोई एलिमेंट नहीं जुड़ेगा। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग क्यों हमने क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया? तो मैं आपको बोल रहा था अगले लेक्चर में बताऊंगा, बट बात बात में अभी बात निकल गई है। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? चलिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। व्हाट इज दिस मेंशन्ड एज चिल्ड्रन? ओपनिंग स्टॉक। पिछले साल आपके पास क्लोजिंग स्टॉक था, थोड़ा गंदा संदा लिख गया है, तो साफ साफ लिखते हैं। लास्ट ईयर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक था लेट अस से 10 करोड़ का। कितने का बच्चों? 10 करोड़ का। आपने इसमें वेजेस खर्च किया, रेंट खर्च किया और इंटरेस्ट खर्च किया, समझ में आ गया? बट इट इज सोल्ड इन करंट ईयर। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज सोल्ड इन करंट ईयर। और इस साल आपने इसे लेटस से 12 करोड़ रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया चिल्ड्रन? 12 करोड़। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि अगर आप 10 करोड़ की चीज को 12 करोड़ में इस साल बेच रहे हैं तो आपने 10 करोड़ तो लास्ट ईयर खर्च किया था, लास्ट ईयर आपकी एनआई में 10 करोड़ रुपीस का एडिशन हुआ होगा क्योंकि आपने 10 करोड़ रुपए वेजेस रेंट और इंटरेस्ट के नाम पे दिया। बट यू सोल्ड इट इन करंट ईयर फॉर व्हाट वैल्यू? 12 करोड़। तो क्या इस साल पूरे 12 करोड़ की इनकम फ्लो हुई? सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ की। तो हमको कितना ऐड करना चाहिए? 2 करोड़। बट हम 200 करोड़ के अंदर बच्चों कितना ऑलरेडी ऐड करके बैठे हैं? 12 करोड़। कैसे हम इस 12 करोड़ को सो कॉल्ड 10 करोड़ मतलब करेक्ट कर सकते हैं? सिर्फ 2 करोड़ जोड़ें, बाकी का 10 हटा दें। आंसर इज वेरी सिंपल, हम ओपनिंग स्टॉक के नाम पे यहां पे 10 करोड़ रुपीस को क्या कर देंगे? माइनस। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, 200 करोड़ के अंदर 12 करोड़ आपने जोड़ा हुआ है और 10 आपने लेस कर दिया, तो नेट कितना जुड़ा? 2 करोड़। एंड दैट इज द एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट जो इसका था। कुछ कुछ बात खोपड़ी में गई तो फिर से ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। करंट ईयर में आपने सेल कितने की मेरे एग्जांपल के हिसाब से? 200 करोड़। बट 40 करोड़ के गुड्स बने तो हैं बट वो बिके नहीं, तो डेफिनेटली वेजेस मस्ट हैव बीन पेड ऑन दैट, रेंट मस्ट हैव बीन पेड ऑन दैट,
एंड इंटरेस्ट मस्ट हैव बीन पेड ऑन दैट, यस और नो। तो ये सारा पैसा इस पे खर्च हुआ, तो कंट्री में इतने का करंट आउटपुट हुआ, तो वी शुड ऐड और शुड नॉट ऐड, वी शुड। आप समझ में आया स्टार्टिंग में क्यों आपको सारी बातें बताई गई थी, ताकि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आए। लास्ट ईयर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक था 10 करोड़ का, तो लास्ट ईयर भी आपने उसमें वेजेस खर्च किया, रेंट खर्च किया और इंटरेस्ट खर्च किया, बट वो बिका नहीं था, तो क्या लास्ट ईयर इस पे प्रॉफिट अर्न हुआ? नहीं हुआ। इस साल आपने 10 करोड़ के सामान को 12 करोड़ में बेच दिया, तो आपकी सेल में कितनी वैल्यू जुड़ी हुई है? 12 करोड़, बट जुड़नी चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़, क्योंकि भाई 10 करोड़ तो लास्ट ईयर का था। तो कैसे इस 12 को आप सिर्फ 2 इसके अंदर जुड़ा रहने दें और बाकी हटा दें? बाय सब्ट्रैक्टिंग ओपनिंग स्टॉक। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। ऐसा क्यों किया हमने, समझ में आ गया? तो आप इसको जरूर कॉपी करिएगा। फिर उसके बाद परचेज या इनपुट कॉस्ट आप माइनस करेंगे, तो बच्चों आपका आंसर क्या आ जाएगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में आप डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस कर दीजिए। याद आया एनआई एग्रीगेट्स का कॉन्सेप्ट? ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या आएगा? नेट। एनडीपी एट मार्केट प्राइस। एनडीपी एट मार्केट प्राइस में नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दीजिए, तो यू विल गेट व्हाट चिल्ड्रन? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये आपकी कौन सी इनकम हो गई? डोमेस्टिक इनकम। और क्लोज्ड इकोनॉमी में यही क्या हो जाएगी? नेशनल इनकम। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, दैट इज जो इनकम बाहर से आई वो प्लस और जो गई वो माइनस, व्हाट यू विल गेट? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। आप समझ में आया लास्ट लेक्चर में क्यों 24 कैलकुलेशन करवाए थे? तो उसमें से 1 आ गया, 2 आ गए, 3 आ गए और 4। बट अब मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपको अगर नहीं पता होगी तो एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। आपको कलर पढ़ाया जा रहा है, कौन सा है ये? रेड। ये कौन सा है? ग्रीन। ये कौन सा है? ब्लू। और वहां रेड नहीं पूछेंगे, वहां कहेंगे मजेंटा कलर क्या होता है बताओ। वहां कहेंगे पीकॉक ग्रीन क्या होता है बताओ। वहां कहेंगे आपसे कि भाई सियान कलर कौन सा होता है ये बताओ। सर मतलब आपको तो मैंने ये पढ़ा लिखा के भेज दिया, और वहां पे पूछा जाएगा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालो। ये तो है ये नहीं इसके अंदर। सर धोखा हुआ है हमारे साथ, सर धोखा हुआ है। लोग यहाँ ज्यादा थे, हमको कम बताए गए थे, हम पूरे आर्म्स लेके नहीं आए हैं। धोखा नहीं हुआ है। आपको क्या पूछा गया? जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो भाई एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तक तो आप आ ही जाएंगे। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर आपको पता लग गया, क्या जीएनपी नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, शेयर आपका पीछा कर रहा है, आपको राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट मोड़ लेना है। नहीं समझे? शेर सोचेगा कि आपकी गाड़ी राइट मोड़ रही है, आप लेफ्ट निकल ली है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो आपको पढ़ाया तो ये जाता है, बट 90% ऑफ द केसेस में सिर्फ एनआई पूछा जाए, इसकी उम्मीद एज ऑफ टुडे बहुत कम हो चुकी है। आएगा तो खैर लिख ही लेंगे, बट आपको सो कॉल्ड पूछते आउट ऑफ द बॉक्स दूसरी चीजें आके। समझ में आ गई बातें? पक्का? तो बच्चों इस चार्ट को कॉपी कर लीजिए, इसके आगे का ज्ञान मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा। और इसमें आपके मन में एक और खलबली मच रही होगी, सर जीडीपी एट मार्केट प्राइस में पहले नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर सकते हैं? हाँ, वो ऑर्डर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब तक आप इस ऑर्डर को याद रखेंगे, कभी भी आपका एनआई का आंसर गलत होगा ही नहीं। क्वेश्चन में जो चीजें नहीं है बाई चांस, तो उसको 0 मान लीजिएगा, एल्स जो दिया हुआ है चार्ट आपके सामने है। दूसरी गलती बच्चे क्या करते हैं, टीचर पढ़ाता है डेप्रिसिएशन, एग्जाम में आ जाता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, और हालत खराब हो जाती है। यहाँ टीचर ने रटा के भेजा नफैया, और वहां आ गया वफा और बेवफा, सनम बेवफा निकल गए वहां पे। तो प्रॉब्लम यहीं पे आती है, टर्म्स का प्रॉब्लम आता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आता। एकदम 2 कौड़ी का कैलकुलेशन है। आपने ठीक से अगर सीक्वेंस लर्न कर लिया तो आप कभी गलत करेंगे ही नहीं। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए तो झटपट इसको अपडेट करने चलें। आज की सेवाएं यही समाप्त होती है।